हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राशिद जहांगीर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन और इमेज को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो चलें अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन यहाँ पे दो कंसेप्ट्स हैं। इंक्रिप्शन हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको इंक्रिप्शन कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास है डिक्रिप्शन। यहाँ पे डिक्रिप्शन जो है वो अगेन हमारे पास इसका रिवर्स प्रोसेस है और ये साइफर टेक्स्ट को वापस अपने ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। जैसे आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इसकी इंक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, साइफर टेक्स्ट आ जाता है। और अगेन हम क्या करते हैं, डिक्रिप्टेड जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट है उसकी डिक्रिप्शन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, प्लेन टेक्स्ट आ जाता है। अब हमारे पास ओनली इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन काफ़ी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटाबेस में जस्ट इंक्रिप्टेड डाटा पड़ा है और कोई भी आदमी आके उस हमारी डाटाबेस को एक्सेस कर लेता है तो यहाँ पे वो क्या करेगा कि हमारे इनक्रिप्टेड डाटा को यहाँ पे वेब फॉर्म में आके यहाँ पे सर्च करता है ऑनलाइन इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। तो यहाँ पे उसको एक पहला वेब पेज नज़र आएगा, यहाँ पे जाके वो अपना हमारे पास जो चोरी किया हुआ इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा वो यहाँ पे आके पेस्ट करता है तो उसको यहाँ से हमारे पास वापस प्लेन टेक्स्ट मिल जाएगा। उसको पता चल जाएगा कि हमारे पास पासवर्ड क्या है या क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन क्या है। तो अब यहाँ पे हम ये करते हैं कि इंक्रिप्शन में हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्टेड डाटा में कन्वर्ट करते हैं लेकिन विद की। तो यहाँ पे हम प्लेन टेक्स्ट के साथ एक की ऐड करते हैं और तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है कि की के साथ हमारे पास डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है साइफर फॉर्म में। अब यहाँ पे आपको इंक्रिप्शन नज़र आ रही है। इंक्रिप्शन हमारे पास जैसे हमने पहले कहा है कि ये एक प्रोसेस है जो हमारे प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि हमने प्लेन टेक्स्ट दिया है और उसके साथ यहाँ पे हमने की दी है। अगर हम ये की नहीं देंगे तो जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे पास इनक्रिप्टेड डाटा वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इस केस में हमारे पास जब हम प्लेन टेक्स्ट के साथ एक की भी मेंशन करेंगे तो कोई भी हमारे डाटाबेस को एक्सेस करके वहाँ से उसको हमारा इनक्रिप्टेड डाटा मिल जाएगा तो उसको वापस डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा। उसके लिए उसको एग्जैक्टली जो सेम की है वापस उस इनक्रिप्टेड डाटा के अंदर ऐड करवानी पड़ेगी और उसके बाद उसको डिक्रिप्ट होकर डाटा मिलेगा। तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिक्रिप्टेड डाटा। हमारे पास ये होता है कि हम इसका रिवर्स प्रोसेस है ये इनक्रिप्टेड डाटा का। तो जैसे हमने प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया था, डिक्रिप्शन हमारे पास इसका रिवर्स साइफर टेक्स्ट को वापस किस में कन्वर्ट करता है, प्लेन टेक्स्ट में। तो यहाँ पे जो प्लेन टेक्स्ट आता है वो वापस अपनी ओरिजिनल हालत में आता है। अब इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमारे पास साइफर टेक्स्ट है और उसके अंदर हमने एग्जैक्टली वो सेम की यूज़ की है जो हमने इनक्रिप्टेड डाटा के वक्त यूज़ की थी। अब यहाँ पे जो सेम की यूज़ करूँगा तो मेरे पास जो साइफर टेक्स्ट है वापस ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं अगर कोई डिफरेंट की यूज़ कर दूँगा जो मैंने इनक्रिप्टेड डाटा के वक्त की थी तो यहाँ पे हमारे पास जो साइफर टेक्स्ट है वापस प्लेन टेक्स्ट में नहीं आएगा, यहाँ ओरिजिनल हालत में नहीं आएगा। तो उसके लिए हमें एग्जैक्टली सेम की चाहिए होगी। अब इसके बाद हम इसकी मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ हमारे पास क्या है, प्लेन टेक्स्ट है। अब प्लेन टेक्स्ट के साथ मैंने यहाँ पे इनक्रिप्ट किया विद की। तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट और साथ में हमारे पास की है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ये प्लेन टेक्स्ट क्या हो गया, ये साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगेन मैंने क्या किया, इस साइफर टेक्स्ट में यहाँ पे मैंने अगेन वही की यूज़ की तो यहाँ पे हमारे पास ये हुआ कि ये साइफर टेक्स्ट वापस किस में कन्वर्ट हो गया, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पे आते हैं इसकी एग्जांपल्स। जब भी हमारे पास कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होगी, जैसे हमारे पास पासवर्ड है या हमारे पास क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन है या हमारे पास कोई कम्युनिकेशन हम एप्लीकेशन बना रहे हैं या हमारे पास नेटवर्क ट्रैफिक्स है, तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन होगी हम उसको क्या करेंगे, इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करवाएंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे आपको पासवर्ड नज़र आ रहा है तो आपने कभी भी पासवर्ड जो है वो 1 2 3 या 4 5 6 इस तरह सेव नहीं करवाना।
तो आपका हमेशा जो पासवर्ड या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आपने इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करवानी है। इसी तरह हमारे पास दूसरे नंबर पे क्रेडिट कार्ड है। अब क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी क्या है, एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड नंबर होगा। तो क्रेडिट कार्ड नंबर को भी जब आप सेव करवाएंगे अपने डेटाबेस में तो आपने उनके नंबर जस्ट सेव नहीं करवाने, उसको वापस किस में कन्वर्ट करना है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में। और इनक्रिप्टेड फॉर्म में डाटा हमारे पास क्या होगा, डाटाबेस में सेव होगा। तो चलें अब हम अपने प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं कंप्यूटर पे। तो सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन में यहाँ पे एक फ़ोल्डर ऐड करवाएंगे कोड के नाम से, और इसमें हमारे पास जितनी भी बैकएंड कोड फाइल्स होंगी इस फोल्डर में पड़ी होंगी। और इसमें मैं एक क्लास ऐड करवाता हूँ की जनरेटर के नाम से। अब क्योंकि हमारे पास एडमिन ने पासवर्ड जनरेट करके देने हैं एम्प्लॉइज़ को, तो हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करवाएंगे और वो हमारे पास इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होकर डाटाबेस में स्टोर हो जाएंगे। अब इस क्लास में हमारे पास क्या है कि मैं एक स्टैटिक फंक्शन लिखता हूँ, तो जिसकी रिटर्न टाइप हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है। और इस फंक्शन का नाम मैंने लिखा गेट यूनिक की, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया इंट टाइप का। और ये जो हमारे पास पैरामीटर है ये मेंशन कर रहा है क्या कि की का साइज़ क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि स्टैटिक फंक्शन है और स्टैटिक फंक्शन हमेशा क्लास के नाम से कॉल होंगे। आप स्टैटिक फंक्शन को ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं कर सकते। तो जब भी आपको ये फंक्शन कॉल करना होगा आप क्या करेंगे, की जनरेटर डॉट गेट यूनिक की करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपको एरर नज़र आ रहा है कि ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न टाइप लिखी हुई है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई। तो यहाँ पे मैं एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न की, तो मैंने यहाँ पे देखें कि एरर ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी फंक्शन की बॉडी में आता हूँ और इसमें मैं एक करैक्टर अरे बनाता हूँ। अब करैक्टर अरे मैंने रन टाइम पे बनाऊँगा, तो उसमें जो साइज़ दिया मैंने साइज़ मैंने दिया इसको 62। तो अब क्योंकि करैक्टर 1 बाइट लेता है तो हमने रन टाइम पे 62 बाइट्स रिज़र्व कर ली। अब इस हमारे पास जो करैक्टर अरे बनाई है इसमें मैं कुछ करैक्टर्स लिखूँगा। सबसे पहले मैं A to Z स्मॉल में लिखूँगा, यानी ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और इसके बाद यहाँ पे मैं कैपिटल्स में लिखूँगा ABCD और Z तक। यहाँ पे मैं ये सारे के सारे यहाँ पे पहले 28 हैं और उसके बाद यहाँ पे दूसरे 28 आ जाएंगे, तो यहाँ पे 56 हो जाएंगे। और यहाँ पे इसके बाद मैं नंबर्स लिखता हूँ 0 से लेकर 9, क्या हो जाएंगे, पूरे 62 बाइट्स हो जाएंगे। अब हमारे पास इस स्ट्रिंग को हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, करैक्टर अरे में। तो अब ये स्ट्रिंग हमारे पास करैक्टर अरे में कन्वर्ट हो गई। अब यहाँ पे जो रैंडम नंबर जनरेट होंगे वो क्या होंगे, इन करैक्टर में से होंगे। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाइट अरे बनाई और इसको मैंने साइज़ क्या दिया रन टाइम पे, जो हमारे पास करैक्टर्स का यहाँ पे जो पैरामीटर पास हुआ है वो मैंने साइज़ दे दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स ऐड करवाता हूँ। क्रिप्टोग्राफी की फ़ाइल मैंने यहाँ पे नेम स्पेस ऐड करवाई और उसके बाद यहाँ पे मैंने टेक्स्ट की नेम स्पेस ऐड करवाई। अब यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे RNG रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, रैंडम नंबर को, रैंडम नंबर जनरेटर। तो अब यहाँ पे ये जो मैं क्लास बनवा रहा हूँ यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा क्रिप्टो और इसका मैंने एक कंस्ट्रक्टर कॉल किया जो कि विदाउट पैरामीटर है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस ऑब्जेक्ट के ज़रिए मैंने एक मेथड कॉल किया जो इस क्लास में पड़ा है और इसको मैंने साइज़ दे दिया जो हमारे पास डाटा बाइट अरे थी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर के नाम से यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं बाइट अरे को इटरेट करता हूँ, यानी कि जैसे हम फॉर लूप यूज़ करते हैं कि 0 इंडेक्स से लेकर 5 इंडेक्स तक, यहाँ पे अगर 6 पैरामीटर साइज़ है तो यहाँ पे 0 से लेकर 5 करते हैं, तो ये फॉर ईच लूप भी यही कर रहा है कि अरे के हर एलिमेंट को इटरेट कर रहा है या हमारे पास क्या कर रहा है, उसको गेट कर रहा है। तो यहाँ पे मैं हर बाइट को उठाऊंगा और उसको मैं कनकैटिनेट करता जाऊंगा किसके साथ, स्ट्रिंग के साथ। तो यहाँ पे अपेंड का फंक्शन क्या कर रहा है, कनकैटिनेट कर रहा है हर बाइट को। और इसके बाद यहाँ पे मैं
हर एक को मैं यहाँ पे देखें कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूँ। और इसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रिंग जब बन जाएगी तो यहाँ पे मैं इस स्ट्रिंग को रिटर्न करवा दूँगा। तो यहाँ पे मैंने इस रिज़ल्ट वाली जो हमारे पास ऑब्जेक्ट था इसको मैंने कन्वर्ट किया स्ट्रिंग में, और वो स्ट्रिंग मैंने क्या किया, रिटर्न करवा दिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन कंप्लीट हो गया है जो हमारे पास क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करके देगा। अब यहाँ पे मैं इसको डीबग करता हूँ कि देखता हूँ कि ये हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे आके मैं एक पेज ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे जो पेज ऐड करवाऊँगा वेब फॉर्म, और इसको नाम दूँगा मैं क्या, डमी। अब यहाँ पे इस फंक्शन की मैं बैकएंड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पेज लोड है, इस पेज लोड के इवेंट पे, ये पेज लोड का इवेंट क्या है कि जब आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो जब पेज लोड हो रहा होगा तब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मैंने स्ट्रिंग str, और यहाँ पे मैंने कहा था कि स्टैटिक फंक्शन क्लास के नाम के ज़रिए कॉल होते हैं। तो यहाँ पे की जनरेटर जो क्लास का नाम है, अब उसकी नेम स्पेस हमारे पास ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। और इसके बाद यहाँ पे मैंने क्लास के नेम के ज़रिए उस फंक्शन को कॉल किया और पैरामीटर का मैंने वैल्यू दी 6। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे देखें कि वो फंक्शन कॉल हो गया। अब यहाँ पे मैं इसको स्टेप इनटू भी कर सकता हूँ और स्टेप ओवर भी कर सकता हूँ। तो हम यहाँ पे स्टेप ओवर यूज़ करते हैं, ये लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे देखें कि आप हमारे पास करैक्टर अरे में 62 करैक्टर्स विद आस्की वैल्यू स्टोर हो गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको अगेन स्टेप ओवर करूँगा और यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट बना, और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इस जो हमारे पास बाइट अरे है इसको 6 टाइम हमारे पास लूप चलेगा। तो यहाँ पे देखें कि 6 टाइम ये इटरेट करता है। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास रिज़ल्ट में क्या हुआ है कि कोई भी रैंडम नंबर जो उसकी लेंथ हमारे पास 6 है वो जनरेट करके दे दिया है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास, इसको मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारे पास 6 साइज़ का रैंडम नंबर जनरेट हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास वो फंक्शन जो हमने लिखा है तो वो सही वर्क कर रहा है। तो अब इसके बाद यहाँ पे आके हम एक और क्लास ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक और क्लास ऐड की, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। तो यहाँ पे मैंने इनक्रिप्ट अंडरस्कोर डिक्रिप्ट के नाम से एक क्लास बना ली, और इस क्लास में मैंने जो हमारे पास रैंडम नंबर जनरेट हुए हैं उसको मैंने इनक्रिप्ट करना है। तो यहाँ पे मैं एक फ़ंक्शन लिखूँगा। ये भी फंक्शन क्या है, हमारे पास स्टैटिक फंक्शन है, और ये फंक्शन भी हमारे पास क्या कर रहा है, स्ट्रिंग रिटर्न करवा रहा है। अब यहाँ पे मैं इसमें प्लेन टेक्स्ट एज ए पैरामीटर पास करूँगा, यानी कि वही जो नंबर रैंडम जनरेट हुआ यहाँ पे मैं एज ए पैरामीटर पास कर दूँगा। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाता हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवाया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया इस स्ट्रिंग से। तो यहाँ पे नॉट नेचर 5 @ यहाँ पे 0 ब्यूटी 1 2 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, ये कुछ स्ट्रिंग आ गई। तो ये कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे की वैल्यू लिखूँगा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि इनक्रिप्शन में हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक की वैल्यू होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारे पास मैंने एक की जो है वो यहाँ पे इनिशियलाइज़ करवा लिया है। ये आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमसेट्स COI। तो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी की यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक और मैंने स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको इनिशियलाइज़ करवाता हूँ। ये हैशिंग एल्गोरिदम है, तो हम मेंशन कर रहे हैं कि आपने कौन सा हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा SHA1। यहाँ पे आप चाहें तो MD5 भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद मैं एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ और इसको मैंने पासवर्ड इटरेशंस बोलता हूँ। तो यहाँ पे इटरेशंस, नंबर ऑफ़ इटरेशन मैंने इसको दिए 3। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 जो भी आप लिखना चाहें। तो इसके बाद यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, और इसके मैं नाम देता हूँ इनिशियलाइज वेक्टर। और इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ रैंडम करैक्टर्स लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ रैंडम करैक्टर्स लिख रहा हूँ, लेकिन ये नंबर जो हमारे पास है वो 16 होने चाहिए, क्योंकि इस वेरिएबल में हमने 16 बाइट्स लाजमी देनी है। तो यहाँ पे हमने 16 करैक्टर्स यहाँ पे लिखे। तो यहाँ पे आप इसको लाजमी है कि आप इसको 16 बाइट्स यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ इनिशियलाइज़ करवाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने इसको काउंट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं काउंट करके देख रहा हूँ, तो यहाँ पे 16 करैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, पूरे हैं। अब इसको मैं यहाँ पे इसको
नीचे आता हूँ और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे की साइज़ का। तो यहाँ पे की साइज़ होना चाहिए 256। तो यहाँ पे जो हमारे पास डिक्रिप्टेड टेक्स्ट आएगा उसका साइज़ क्या होगा, 256 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बाइट अरे बनाई और इसको मैंने नाम दिया इनिशियलाइज वेक्टर बाइट्स। तो यहाँ पे इसको मैं जो हमारे पास ऊपर स्ट्रिंग था उसको मैंने इनकोड कर लिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनकोडिंग डॉट। अब यहाँ पे जो मैं इनकोडिंग तकनीक यूज़ कर रहा हूँ वो UTF-8 है और उस जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल बनाया है उससे हमने नंबर ऑफ़ बाइट्स गेट कर ली। और इसके बाद इसी तरह हमने जो की वैल्यू रखी है ऊपर उसकी भी मैं क्या करता हूँ, बाइट्स गेट कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको इनकोड किया मैंने अगेन UTF-8 में और उसकी भी बाइट्स हमने गेट कर ली। तो यहाँ पे जब नंबर ऑफ़ बाइट्स हमारे पास दोनों वेरिएबल्स की आ जाएंगी तो अब हमने क्या करना है कि हमने प्लेन टेक्स्ट को बाइट अरे में कन्वर्ट करना है। जैसे हमने ऊपर दो वेरिएबल्स को किया है तो यहाँ पे भी हम अगेन प्लेन टेक्स्ट को क्या करेंगे, जो हमारे पास एज ए पैरामीटर पास हो रहा है उसको हम यहाँ पे अगेन बाइट अरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम जो है प्लेन टेक्स्ट में जो हमारे पास हैं वो क्या है, UTF-8 इनकोडेड करैक्टर्स हैं। तो जैसे मैंने ऊपर लाइंस में लिखा है यहाँ पे वेरिएबल्स को बाइट्स में कन्वर्ट किया, इसी तरह मैं प्लेन टेक्स्ट को क्या करता हूँ यहाँ पे बाइट्स अरे में कन्वर्ट कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी बाइट्स आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और इसकी मैं एक क्लास जो हमारे पास बिल्ट इन है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो बिल्ट इन क्लास का नाम है पासवर्ड ड्राइव बाइट्स और मैंने ऑब्जेक्ट का नाम रखा यहाँ पे पासवर्ड। और यहाँ पे हमारे पास इसमें जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर हैं इस क्लास में वो हमारे पास यहाँ पे 4 थे। अब यहाँ पे मैं ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ जिसमें हमारे पास 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इस कंस्ट्रक्टर में 4 पैरामीटर पास कर दिए। अब इसकी थोड़ी अलाइनमेंट हम ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इन पैरामीटर्स को नीचे ले आता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको अगेन ब्रेक करूँगा लाइन को और इस यहाँ से भी मैं हर पैरामीटर को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक अलग लाइन पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास इस कंस्ट्रक्टर में 4 पैरामीटर पास हो रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पे मैं इस जो पासवर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, तो यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को यूज़ करूँगा। तो इसमें हमारे पास ये पासवर्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा pseudo random बाइट्स। अब यहाँ पे ये जो पासवर्ड है ये हमारे पास कुछ ऐसा जनरेट करेगा जो कि हमारे पास रैंडम बाइट्स को इंक्रिप्शन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको लाइन को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास पासवर्ड का ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसको मैंने अगेन क्या करना है, यहाँ पे बाइट्स इसकी अरे बनानी है जैसे हमने प्लेन टेक्स्ट की बनाई है। तो यहाँ पे हम कहेंगे की बाइट्स इज इक्वल टू न्यू इज इक्वल टू पासवर्ड डॉट गेट बाइट्स और इसमें मैंने यहाँ पे की साइज़ डिवाइडेड बाय 8 कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास की बाइट्स आ जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा क्रिएट। तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख रहा हूँ जो नीचे हमने इंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक अनइनिशियलाइज्ड यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये जो हमारे पास रिंजदाल इनकोडेड या इनक्रिप्टेड हमारे पास ऑब्जेक्ट है, मैं इसको कॉल करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस बिल्ट इन क्लास को यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इस बिल्ट इन क्लास से मैंने एक वेरिएबल बनाया सिमेट्रिक की और यहाँ पे वेरिएबल नहीं एक्चुअली हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। तो यहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मोड दे दिया इज़ इक्वल टू यहाँ पे साइफर मोड और यहाँ पे इस साइफर मोड को यहाँ पे मैंने दे दिया, इसकी प्रॉपर्टी कॉल किया है मैंने। यहाँ पे प्रॉपर्टी इसकी क्या है, CBC। तो यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे मैं एक और बिल्ट इन क्लास को कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इनक्रिप्ट ट्रांसफ़र का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास सिमेट्रिक की डॉट यहाँ पे हमारे पास होगा क्रिएट इनक्रिप्टर
और इसमें मैं कुछ पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इसमें मैं 3 पैरामीटर पास करूँगा। पहला पैरामीटर हमारे पास आएगा की बाइट्स, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा इनिशियलाइज वेक्टर बाइट्स। एक्चुअली इसमें हमने 2 पैरामीटर पास करने हैं, तो यहाँ पे हमने 2 पैरामीटर पास किए। और इसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा और इसमें मैं एक मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करवाऊँगा या डिफ़ाइन करवाऊँगा। तो वो मेमोरी स्ट्रीम जो होगी हमारे पास क्या करेगी, इनक्रिप्टेड डाटा को होल्ड करेगी, या वो हमारे पास इनक्रिप्टेड डाटा को स्टोर करवाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास मैं एक मेमोरी स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, और इस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ एम स्ट्रीम। तो यहाँ पे मैंने इसको रखा, इसका ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें मैं जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको कॉल किया। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफिक जो हमारे पास स्ट्रीम है उसको हम इनिशियलाइज़ करवाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट मोड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम इन क्रिप्टोग्राफिक स्ट्रीम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको नाम दे दिया इनक्रिप्टो स्ट्रीम का, हमने क्लास को कॉल किया और इसका ऑब्जेक्ट बनाया हमने क्रिप्टो स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू स्ट्रीम, और इसमें मैंने कुछ पैरामीटर पास करने हैं। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है। अब यहाँ पे मैं इसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ। तो पहला पैरामीटर हमने पास किया एम स्ट्रीम, दूसरा पैरामीटर हमने पास किया इनक्रिप्टर, और तीसरा पैरामीटर हमने पास किया क्रिप्टो स्ट्रीम मोड डॉट राइट। और इसके बाद यहाँ पे मैं इनक्रिप्शन को स्टार्ट करूँगा, यानी कि हम अब डाटा को क्या करेंगे, इनक्रिप्ट करेंगे। तो उसके बाद इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रिप्टो स्ट्रीम डॉट राइट, और इसमें मैं यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट बाइट्स जो हमने ऊपर कन्वर्ट की थी, तो हम उसका पहले बाइट्स देंगे और उसके बाद 0 से स्टार्ट करेंगे, और जितनी हमारे पास नंबर ऑफ़ बाइट्स हैं वहाँ तक जाएंगे। तो हमने 0 से लेके जितनी भी हमारे पास बाइट्स होंगी वहाँ तक एंड तक जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम एंड कर देते हैं इनक्रिप्शन को। तो यहाँ पे मैं क्रिप्टो स्ट्रीम डॉट फ्लश फैनल ब्लॉक, यहाँ पे इसका मतलब है कि हमने इनक्रिप्शन को क्या किया है, यहाँ पे एंड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने बोथ स्ट्रीम जो हमने मेमोरी स्ट्रीम बनाई थी और क्रिप्टो स्ट्रीम बनाई थी, यहाँ पे मैं इनक्रिप्टेड डाटा को मेमोरी स्ट्रीम में यहाँ पे कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे इनक्रिप्टेड डाटा को मैंने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी स्ट्रीम में कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे हमारे पास बाइट अरे बनाऊँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास बाइट अरे आएगी, और इसके बाद यहाँ पे मैं इस बाइट अरे का नाम रखूँगा। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा इनक्रिप्टेड डाटा, और यहाँ पे इसका मैं डी कैपिटल कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया इनक्रिप्टेड डाटा बाइट्स इज इक्वल टू मेमोरी स्ट्रीम डॉट टू अरे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रीम को किस में कन्वर्ट कर लिया, अरे में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इन दोनों स्ट्रीम जो हमने ऊपर बनाई थी, यानी कि मेमोरी स्ट्रीम और क्रिप्टो स्ट्रीम, उन दोनों को मैं क्या करूँगा, क्लोज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे एम स्ट्रीम को मैंने क्लोज़ कर दिया, और उसके बाद हमारे पास थी इनक्रिप्टो स्ट्रीम या क्रिप्टो स्ट्रीम, उसको भी मैंने क्लोज़ कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद यहाँ पे मैं इनक्रिप्टेड जो हमारे पास डाटा है उसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ किसमें, बेस 64 इनकोडेड स्ट्रिंग में, यानी कि हम इस बाइट्स को कन्वर्ट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल का नाम रखा इनक्रिप्टेड डाटा, और इसको जो ऊपर हमने इनक्रिप्टेड डाटा बाइट्स रखी हैं इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। अब इस स्ट्रिंग को मैं रिटर्न करूँगा तो हमारे पास इनक्रिप्शन का फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या थी, स्ट्रिंग थी। तो अब यहाँ पे मैं इसको डीबग करके देखता हूँ कि वाकई हमारे पास डाटा इनक्रिप्ट हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे उस फंक्शन को कॉल करूँगा। तो उस फंक्शन का नाम हमारे पास है इनक्रिप्ट डॉट डिक्रिप्ट। तो यहाँ पे क्योंकि स्टेटअप फंक्शन था तो मैंने इसको कॉल किया किससे, क्लास के नाम से, और उसमें मैंने यूनिक की जो जनरेट की थी उसे पैरामीटर पास कर दी। तो अब इसको मैं डीबग करता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिक की जनरेट कर रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस यूनिक की को जो ये फंक्शन जनरेट कर रहा है, अब हम इस यूनिक की को पास कर देंगे किस में, यहाँ पे जो हमारे पास इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट का फंक्शन बनाया है हमने,
तो यहाँ पे हम ये स्ट्रिंग को पास कर दिया हमने किसमें, दूसरे वाले फंक्शन में एज ए पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं देखें कि जो हमारे पास यूनिक की जनरेट हुई थी उसको हमने क्या किया है, इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर लिया है। तो अब यहाँ पे देखें जैसे हमने इसको मैंने जाता हूँ वापस इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट ऑनलाइन करता हूँ तो देखता हूँ कि वापस प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट होता है या नहीं। तो अब यहाँ पे मैं इस डाटा को डिक्रिप्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे देखें कि जो पहले हमारे पास था प्लेन टेक्स्ट आ गया था, अब इसको मैंने दिया तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि ये डाटा डिक्रिप्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके पास की नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं जाता हूँ और अब इन दोनों फंक्शन को हम अपने कोड में लिखते हैं। तो हमने जो एप्लीकेशन बनाई थी तो उस एप्लीकेशन में जो ऐड एम्प्लॉय का कोड था तो उसमें मैं ऐड एम्प्लॉय के पेज में बटन क्लिक के इवेंट पे मैं क्या करता हूँ कि एक बाइट्स की अरे बनाई और उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया नल से। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे पास इमेज सिलेक्ट हो जाएगा उसको हम कॉल करेंगे। तो अब हमने इसका आईडी देखना है, तो यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और जो ब्राउज़ बटन है या ब्राउज़ टेक्स्ट है उसका हम आईडी देख लेते हैं या नाम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डीबग करूँगा। यहाँ पे मैं इसको इंस्पेक्ट किया तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इसका आईडी का इस कंट्रोल का नेम क्या है। तो यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ, पहले मैं इसको दोबारा इंस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जो इसका नेम है वो ये है। अब हम इस नेम को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इस नेम को हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास इमेज अपलोड हुआ होगा तो यहाँ पे हमारे पास इमेज अपलोड के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन लगाता हूँ कि वाकई इमेज अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इफ़ स्टेटमेंट लिखता हूँ कि अगर तो जो इमेज अपलोड हुआ है यानी कि इमेज अपलोड इज़ नॉट इक्वल टू नल और इसकी लेंथ भी 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास पता चल जाएगा कि इमेज अपलोड हुआ है, अदरवाइज़ इमेज अपलोड नहीं हुआ। अगर इमेज अपलोड हुआ है तो यहाँ पे मैं इसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करता हूँ। तो स्ट्रीम इनपुट और यहाँ पे मैंने उस जो इमेज अपलोड हुआ है उसको इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर लिया। अब मैंने उस इमेज से बाइनरी रीड करना है तो यहाँ पे बाइनरी रीडर का ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने इनपुट जो स्ट्रीम थी उसको एज ए पैरामीटर पास कर दिया। अब इसके बाद जो बाइनरी रीडर हुआ है उसको हमने बाइट्स में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने बाइट्स इज इक्वल टू रीडर डॉट रीड बाइट्स, तो यानी कि उस ऑब्जेक्ट की हमने क्या किया है या यानी कि उस इमेज की हमने बाइट्स बना लिए हैं। अब इन बाइट्स को हमने क्या करना है, डेटाबेस में स्टोर करवाना है। आपने कभी भी अपने डेटाबेस में इमेज का पाथ स्टोर नहीं करना। तो इसके बाद यहाँ पे हम अगर इमेज अपलोड नहीं हुआ तो इसका मतलब है हम क्या शो करवाएंगे, उसमें हम शो करवाएंगे नो इमेज। तो हम जो नो इमेज का इमेज है उसको हम बाइट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पाथ तक मैप करूँगा, यानी कि इसमें हमारे पास जहाँ पे हमारे एप्लीकेशन पड़ी होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको मैप कर लेगा। तो यहाँ पे मैं इस इमेज का पाथ दूंगा, तो यहाँ पे इमेजेस और उसके बाद इस इमेज का नाम है नो इमेज डॉट png। तो यहाँ पे हमारे पास इस जो इमेज है इसको बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे और उन बाइट्स को हम क्या करेंगे, रिटर्न करवाएंगे। तो अब यहाँ पे हम इसको बाइट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा बाइट्स और उसके बाद यहाँ पे फाइल्स डॉट या फाइल डॉट रीड ऑल बाइट्स और इसमें मैंने क्या पास कर दिया यहाँ पे पाथ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक और क्लास ऐड करवाता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है कि इमेज कन्वर्ट हो गया और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्लास बनाई जो db के नाम से है। अब यहाँ पे मैं पहले 2 नेम स्पेसेस ऐड करवाता हूँ। पहली नेम स्पेस मैंने ऐड करवाई SQL क्लाइंट के नाम से और इसमें मैं अगेन आके एक स्टैटिक फंक्शन बनाता हूँ और उसकी रिटर्न टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग है। अब इसमें फंक्शन का नाम मैंने दिया कौन और इसमें मैंने ये एक्चुअल में जो हमारे पास फंक्शन है ये क्या कर रहा है, कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्डर का ऑब्जेक्ट बनाया और उसका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर मैंने या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया। अब इसमें हमने 3 चीज़ें देनी है। पहले हमने डाटा सोर्स देना है, यानी कि हमारे सर्वर का नाम। तो हमारे सर्वर का नाम क्या है, यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मैंने जो सर्वर का नाम कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हमने
डेटाबेस सर्वर का नाम दे दिया। उसके बाद अब उस सर्वर में हमारे पास डेटाबेस कौन सा है, तो यहाँ पे मैंने जो डेटाबेस है, यहाँ पे आप देखें कि जो डेटाबेस है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो ये डेटाबेस है। तो यहाँ पे मैंने इनिशियल कैटलॉग जो है वो क्या दे दिया, कॉमसेट्स। उसके बाद यहाँ पे हमने इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को ट्रू कर देना है, यानी कि हमें पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने इस सारे ऑब्जेक्ट को किस में कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग को मैंने रिटर्न करवा दिया। अब इसी तरह मैं दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, और इस फंक्शन को क्या करेगा कि हमारे पास जब भी हमने डाटा रीड करना होगा डेटाबेस से, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। इस फंक्शन में क्यूरी एज ए पैरामीटर पास हो रही है, और इसकी रिटर्न टाइप जो है वो डाटा टेबल है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एसक्यूएल कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, और इसके अंदर मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ जो ऊपर वाला फंक्शन है। तो यहाँ पे देखें क्योंकि स्टैटिक फंक्शन था तो उसको मैंने क्लास के नाम से कॉल किया, तो ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास कर देगा। इसके बाद यहाँ पे आके मैं एसक्यूएल कमांड से, इसके बाद एसक्यूएल कमांड के नाम से मैंने लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, और उसमें 2 पैरामीटर पास कर दिए, क्यूरी और कनेक्शन। और उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन को ओपन किया, और इसके बाद यहाँ पे मैंने एसक्यूएल रीडर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया। यहाँ पे आप देखें कि मैंने यहाँ पे लिखा कि एग्जीक्यूट रीडर, तो यहाँ पे जब हमारे पास क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, जो क्योंकि हम रिटर्न टाइप है। अब यहाँ पे इसको मैंने लोड कर दिया कैसे, रीडर से, और इस डाटा टेबल को हमने रिटर्न करवा दिया। अब इसके बाद यहाँ पे मैं आता हूँ एक और फंक्शन, यानी कि थर्ड फंक्शन इसी क्लास में लिखता हूँ, और इसको मैं स्टैटिक फंक्शन बना रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे ये जो रिटर्न टाइप है वो हमारे पास क्या है, बुलियन, यानी कि हमारे पास ट्रू रिटर्न को आएगा या फॉल्स रिटर्न को आएगा। अब ये फंक्शन जब भी हमने डेटाबेस में इंसर्ट करना होगा, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, हम बार बार कोड नहीं लिखेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने पहली 2 इंस्ट्रक्शन वही लिख ली, यानी कि एसक्यूएल कनेक्शन और एसक्यूएल कमांड की, और इसके बाद यहाँ पे मैंने कनेक्शन को ओपन कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ बुलियन टाइप का। तो यहाँ पे मैं बूल टाइप का एक वेरिएबल बनाऊँगा, रिज़ल्ट, और यहाँ पे मैं लिखूँगा cmd.execute नॉन क्यूरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्यूरी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी किस में, डेटाबेस में, और हमारे पास रोज़ इंसर्ट हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे मैं देखता हूँ कि इस जो रिज़ल्ट के वेरिएबल में कितनी रोज़ इफ़ेक्ट हुई हैं। तो अगर हमारे पास 0 रोज़ इफ़ेक्ट हुई हैं तो इसका मतलब है, या 0 से लेस, तो इसका मतलब है डाटा इंसर्ट नहीं हुआ, तो हम रिटर्न फॉल्स करवा देंगे। और अगर हमारे पास ये जो रिज़ल्ट में रोज़ हैं वो नंबर ऑफ 0 से बड़ी हैं तो हम ट्रू रिटर्न करवा देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में ये इंटीजर हमारे पास होनी चाहिए थी डाटा टाइप, तो यहाँ पे हमने इंटीजर लिख लिया। तो अब यहाँ पे इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या हुआ कि ये डाटाबेस की क्लास भी हमने बना ली। और इसके बाद यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ एम्प्लॉयज़ के नाम से। तो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज़ के नाम से एक और क्लास बनाई, और इस क्लास में हम कुछ डाटा मेंबर्स बनाते हैं। जैसे हम ऊप में क्या करते थे, क्लास में एट्रीब्यूट्स कह लें या डाटा मेंबर्स कह लें, तो वो हम बनाते हैं। तो हम डाटा मेंबर्स को हमेशा क्या करते हैं, प्राइवेट करते हैं। तो हम इन पैरामीटर्स को प्राइवेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ के क्या हैं, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है। तो उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की डेजिग्नेशन है। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास है ईमेल एम्प्लॉय का। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ईमेल के बाद है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का एड्रेस। और इसके बाद यहाँ पे इस तरह जो जितने भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं एम्प्लॉयज़ के, वो सारे के सारे हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो एड्रेस के बाद यहाँ पे मैंने फ़ोन लिखा, और उसके बाद यहाँ पे मैंने जेंडर रखा। इसके बाद यहाँ पे मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, और इसका नाम मैंने रखा पासवर्ड। और इसके बाद यहाँ पे मैं प्राइवेट और इंटीजर टाइप का एक और हम क्या करते हैं, डाटा मेंबर बनाते हैं, और उसको मैंने नाम दिया अकाउंट टाइप। और इसके बाद यहाँ पे हम बाइट अरे टाइप का क्या करते हैं, एक और एट्रीब्यूट बनाते हैं, और उसको नाम मैंने दिया पिक्चर। तो अब यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे क्या हुए, एट्रीब्यूट्स आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ बनानी है। यहाँ पे ये याद रहे कि ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन के नाम के आगे
2 ब्रैकेट्स होती हैं। तो यहाँ पे फंक्शन नहीं है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है। तो हम हर एट्रीब्यूट्स के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी बनाएंगे, या इसको हम बाज़ औक़ात इसको गेटर सेटर भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे आप इसको गेटर सेटर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी बना ली, इसमें वैल्यू सेट भी कर ली और गेट भी कर ली। इसी तरह मैं हर एक हमारे पास जो एट्रीब्यूट है उसके लिए एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो एम्प्लॉय नेम के बाद मैंने एम्प्लॉय आईडी का प्रॉपर्टी बनाई, और इसके बाद यहाँ पे थर्ड जो हमारे पास है डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, उसके नाम से मैंने प्रॉपर्टी बनाई, और इसकी भी मैंने वैल्यूज़ क्या की, सेट की और गेट कर ली। और जब डिपार्टमेंट बन जाएगा, इसके बाद 4th नंबर पे हमारे पास है एम्प्लॉयज़ डेजिग्नेशन। तो यहाँ पे हमारे पास इसी तरह डेजिग्नेशन के जो हमारे पास एट्रीब्यूट है, इसको भी मैंने गेट और सेट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ईमेल है, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ के ईमेल को हम गेट सेट करेंगे। तो इसी तरह मैं 8 के 8 जो हैं हमारे पास एट्रीब्यूट हैं, इन सारों को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ बना ली, और इसके बाद यहाँ पे कुछ रह गई हैं, तो अब सारों की सारी हम बनाएंगे। यहाँ पे एम्प्लॉय एड्रेस के बाद यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एम्प्लॉयज़ फ़ोन। तो यहाँ पे हमारे पास फ़ोन की जो एट्रीब्यूट है उसको हम क्या करेंगे, गेट सेट कर लेंगे। अब इसके बाद फ़ोन के बाद हमारे पास है जेंडर। तो यहाँ पे मैंने जेंडर को गेट सेट किया, तो यहाँ पे वैल्यू सेट की और वैल्यू गेट की। और उसके बाद यहाँ पे जेंडर के बाद है यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयज़ पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड के एट्रीब्यूट को गेट सेट किया। तो अब यहाँ पे इसके बाद है हमारे पास पासवर्ड के बाद है एम्प्लॉय अकाउंट टाइप। तो अब यहाँ पे इसकी जो हमारे पास डाटा टाइप थी वो इंटीजर थी, तो यहाँ पे मैं डाटा टाइप को चेंज करूँगा इंटीजर, और यहाँ पे मैं क्या दूँगा, अकाउंट टाइप, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, अकाउंट टाइप। अब इसके बाद यहाँ पे हम एम्प्लॉयज़ की पिक्चर। तो यहाँ पे जो हमारे पास डाटा टाइप थी बाइट अरे थी, तो यहाँ पे मैंने बाइट अरे इसकी एज ए रिटर्न टाइप लिखी, और इसके बाद इसकी जो वैल्यू है वो मैं सेट कर लेता हूँ और यहाँ पे वैल्यू गेट कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के हमारे पास क्या हुए हैं, गेटर और सेटर बन गए हैं, या प्रॉपर्टीज़ बन गई हैं। और इसके बाद यहाँ पे मैं ऐड एम्प्लॉय के कोड में जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं यूजिंग यानी कि उस नेम स्पेस को या इस क्लास को मैं ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉयज़ जो हमने अभी क्लास बनाई है उसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कॉल नहीं करने दे रहा, क्योंकि इसमें फ़ोल्डर का नाम भी एम्प्लॉयज़ है और क्लास का नाम भी एम्प्लॉयज़ है, तो ये कन्फ्यूज़ हो रहा है। तो अब यहाँ पे उस क्लास का नाम मैं नाम चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लास का नाम मैंने रखा हेल्पर एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पे फ़ोल्डर और क्लास का नाम हमने डिफरेंट कर लिया। तो यहाँ पे देखें कि पहले क्लास हमारे पास एम्प्लॉयज़, अब यहाँ पे मैंने रखा उसका नाम हेल्पर एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे मैं दोबारा से इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, हेल्पर एम्प्लॉयज़ ओबीजे इज़ इक्वल टू न्यू हेल्पर एम्प्लॉयज़। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसका यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम हर एक प्रॉपर्टीज़ को कॉल करेंगे। तो जो एम्प्लॉयज़ का नेम था वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, एम्प्लॉय नेम डॉट वैल्यू। यहाँ पे जो एम्प्लॉय नेम है ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास कंट्रोल का नाम है। यहाँ पे जो हमने पहले HTML लिखी थी, तो यहाँ पे अब आएँ तो यहाँ पे देखें कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है वो एम्प्लॉय नेम है। तो इस टेक्स्ट में जो वैल्यू होगी वो एम्प्लॉयज़ नेम के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ को बनाया था, अब हम हर प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एम्प्लॉय आईडी, तो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी का मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू गेट करूँगा और इसको मैं इनिशियलाइज़ करवा दूँगा किसके साथ, एम्प्लॉय आईडी की प्रॉपर्टी के साथ। तो अब यहाँ पे हर एक वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टी को हम सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर हमारे पास क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्या डिपार्टमेंट क्या था, ड्रॉप डाउन लिस्ट थी। तो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट की क्या की, ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली। अब यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया, और इसी तरह हम इसके बाद डेजिग्नेशन को भी कॉल करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन ये क्या आ गई, यहाँ पे
ये वैल्यू आ गई। और इसके बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, हमारे पास एम्प्लॉय एड्रेस है, तो यहाँ पे एड्रेस, तो यहाँ पे हम देखना पड़ेगा कि इस कंट्रोल का आईडी क्या था। तो इस कंट्रोल का आईडी था EMP एड्रेस डॉट वैल्यू। अब यहाँ पे हमारे पास इसके बाद ये प्रॉपर्टी भी सेट हो गई। और इसके बाद यहाँ पे आता है एम्प्लॉय ईमेल, और इसको मैं ईमेल डॉट वैल्यू से कॉल कर लूँगा। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आता है एम्प्लॉय जेंडर। अब जेंडर हमारे पास क्या था, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट थी, तो यहाँ पे हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट से वैल्यू सेलेक्ट की। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ फ़ोन को हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेल डॉट वैल्यू, यहाँ पे जो वैल्यू है इस प्रॉपर्टी के साथ हो जाएगी। अब इस अकाउंट टाइप का हम इसमें वैल्यू हमारे पास होने चाहिए 0 1 2 3। तो यहाँ पे हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, एडमिन की वैल्यू 0 1, HOD की 2 और नॉर्मल यूज़र की 3। तो अब यहाँ पे हम इसमें वैल्यू स्टोर करवाएंगे, टेक्स्ट स्टोर नहीं करवाएंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा अकाउंट टाइप डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग। तो यहाँ पे इसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किस में स्टोर करवा लिया, यहाँ पे। तो इसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि हमारे पास जो अकाउंट टाइप की प्रॉपर्टी है उसकी रिटर्न टाइप क्या थी, इंटीजर थी। तो इसको मैंने स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो बाइट्स हैं, इस बाइट्स को हमने क्या किया, इसको भी हम यहाँ पे आते हैं और प्रॉपर्टी को सेट कर लेते हैं। तो इसको क्योंकि रिटर्न टाइप बाइट्स अरे थी, तो हमने इसको इनिशियलाइज भी किससे किया, बाइट्स अरे से। तो यहाँ पे हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, सेट हो गई। अब यहाँ पे एक पासवर्ड रहता है, तो पासवर्ड के लिए मैं क्या करूँगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करूँगा और उसका साइज़ क्या होगा, 6 होगा। और इस रैंडम जो हमारे पास नंबर जनरेट होगा, इसको मैं इनक्रिप्ट कर लूँगा। और इनक्रिप्ट करके हमने एम्प्लॉय पासवर्ड की जो प्रॉपर्टी बनाई है उसके साथ मैं क्या करूँगा, इनिशियलाइज़ करवा दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट होगा वो इस प्रॉपर्टी में सेट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप मैं काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो वो सारी 8 की 8 क्या हो गई हैं, यहाँ पे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वेरीफाई करके मैंने देखा कि सारी की सारी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सेट हो गई हैं, यानी कि यहाँ पे इस पेज में हमने उस प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर लिया है। अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें कि ये जो वैल्यूज़ हैं हमने स्टैटिक रखी थी। अब यहाँ पे एम्प्लॉइज़ और डेजिग्नेशन क्या होने चाहिए, डेटाबेस से आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं COMSETS1 के नाम से जो हमारे पास डेटाबेस है इसको मैं एडिट करता हूँ। तो यहाँ पे अभी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करता हूँ या ऐड करवाता हूँ। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर मैं पहला डिपार्टमेंट रखूँगा कंप्यूटर साइंस। अब यहाँ पे ये परेशान नहीं होना कि आपके पास आईडी की जो वैल्यू है वो शायद 1 से शुरू हो रही होगी। तो यहाँ पे आईडी क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है तो ये कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिपार्टमेंट नेम है, तो कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट साइंस, एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमैनिटीज़, और इसके बाद लास्ट पे है हमारे पास क्या, इन्वायरमेंटल साइंस। तो हमारे पास हमने जितने भी डिपार्टमेंट्स थे वो हमने सेव करवा लिया यहाँ पे। अब इसके बाद इस तरह डेजिग्नेशन के टेबल में हम यहाँ पे डेजिग्नेशन के टेबल में रखेंगे लेक्चरर, और दूसरे नंबर पे हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर, और इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एसोसिएट प्रोफेसर, और इसके बाद लास्ट इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोफेसर। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे रिसर्च एसोसिएट, और इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे एक और डेजिग्नेशन लिखते हैं लैब इंजीनियर। तो यहाँ पे हमारे पास लैब इंजीनियर आ गया, और लास्ट पे हम रखते हैं परचेज़ ऑफिसर। तो यहाँ पे परचेज़ ऑफिसर का डेजिग्नेशन आ गया। अब हमारे पास ये 4 और 3 7 हमारे पास क्या आ गई हैं, डेजिग्नेशन आ गई हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ, और क्लोज़ करने के बाद यहाँ पे मैं वापस अपने कोड में जाता हूँ, और अब यहाँ पे मैं इसको क्या करता हूँ, डायनामिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसके लिए मैं डेटाबेस से कनेक्ट हूँगा और उन वैल्यूज़ को मैं गेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ पब्लिक स्टैटिक और डाटा टेबल, और यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ गेट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉयज़ की क्लास में, हेल्पर एम्प्लॉयज़ की क्लास में
गेट डिपार्टमेंट्स के नाम से एक फंक्शन बना लिया। अब यहाँ पे मैं क्यूरी लिखता हूँ, तो अब हमने डाटा रीड करना है। तो यहाँ पे हमने, ये टेबल का नाम है हमारे पास, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया हुआ था डीबी की क्लास में। तो अब यहाँ पे हमने एक, क्योंकि वो डाटा टेबल रिटर्न करवा रहा था, तो यहाँ पे मैं dt करता हूँ और यहाँ पे मैं इसमें क्यूरी पास करता हूँ रीड फ्रॉम SQL। ये हमारे पास यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हमने डीबी की क्लास में बनाया है। अब इसको कॉल कर लूँगा, तो अब मैं इसको रिटर्न करवा देता हूँ क्या, dt। अब इसके बाद इसको मैं कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं अगेन डिपार्टमेंट के बाद हमारे पास क्या है, गेट डेजिग्नेशन। और यहाँ पे मैं इस टेबल का नाम देखता हूँ, तो ये डेजिग्नेशंस हैं। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डेजिग्नेशंस। तो हमारे पास दूसरा फंक्शन भी बन गया। अब इस फंक्शन में, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास पेज लोड का इवेंट है इधर कॉल करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, जो हमारे पास रीड फ्रॉम SQL का यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब यहाँ पे इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ पे मैं डाटा रीडर की बजाय एक्चुअल में क्या करना चाह रहा हूँ, SQL अडाप्टर का ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं SQL अडाप्टर की क्लास में अडाप्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाया और इसमें मैंने 2 पैरामीटर पास कर दिए, यानी कि इस क्लास का 2 पैरामीटर कंस्ट्रक्टर मैंने कॉल किया। और उसमें पहला पैरामीटर क्यूरी का आया और दूसरा पैरामीटर हमारे पास कनेक्शन का आ गया। अब यहाँ पे अगेन डाटा टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया और इस अडाप्टर को फिल कर दिया डाटा टेबल से, और इसके बाद कनेक्शन क्लोज और वही हमने डाटा रिटर्न करवा दी। अब यहाँ पे मैं जो डाटाबेस यूज़ कर रहा हूँ वो COMSETS1 कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपनी डाटाबेस का नाम रखेंगे। अब इसको मैंने, जो हमारे पास डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन की वैल्यूज़ हैं, हमने पेज लोड पे रखनी है, यानी जब हमारे पास पेज लोड हो जाए तो हमें वैल्यूज़ नज़र आएँ। तो यहाँ पे मैं इसको डाटा सोर्स जो दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो हमारे बिल्ट इन फंक्शन बनाया है उसको क्लास के नाम से कॉल किया, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, स्टैटिक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं डाटा बाइंड कर दूँगा और इसके बाद मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि इसकी टेक्स्ट फील्ड कौन सी है और वैल्यू फील्ड कौन सी है। तो यहाँ पे वैल्यू फील्ड हमारे पास डिपार्टमेंट नेम है, वैल्यू फील्ड ID है और टेक्स्ट फील्ड क्या है, डिपार्टमेंट नेम। तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखा और इसके बाद यहाँ पे मैं अगेन वैल्यू फील्ड में जो हमारे पास है वो ID रखा। और इसके बाद यहाँ पे मैंने इसी तरह डेजिग्नेशन के लिए कर लिया। तो जो ऊपर 4 इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, यही 4 इंस्ट्रक्शन मैं क्या करूँगा, डेजिग्नेशन के लिए लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं हेल्पर इम्प्लाइज डॉट गेट डेजिग्नेशन। अब यहाँ पे दोनों हमारे पास जो थे बिल्ट इन फंक्शन हेल्पर की क्लास में वो हमने कॉल किए हैं। तो यहाँ पे ये, सॉरी, बिल्ट इन फंक्शन नहीं थे, ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन थे। अब इसके बाद यहाँ पे डेजिग्नेशन डॉट, यहाँ पे मैंने टेक्स्ट फील्ड दिया, यहाँ पे मैं कॉलम का नाम देखता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉलम का नाम देखना है, तो ये डेजिग्नेशन नेम है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड होगा वो ये होगा, सेकंड कॉलम, और जो वैल्यू फील्ड होगा वो हमारे पास क्या होगा, ID होगा। तो यहाँ पे मैं डेजिग्नेशन डॉट डाटा वैल्यू फील्ड यहाँ पे मैंने रख दिया ID। और इसके बाद यहाँ पे मैं इस जो हमारे पास स्टैटिक वैल्यूज़ थी जो हमने लिखी थी, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब हमारे पास ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, डाटाबेस से आएंगी। तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ सेव करके। तो अब यहाँ पे हमारे पास पहले यहाँ पे जब पेज लोड हो रहा था तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू रीड कर लिए हैं, लेकिन हमने डाटा को बाइंड नहीं किया। तो वापस मैं अपने कोड में जाता हूँ, तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद यहाँ पे मैंने डाटा को बाइंड करना है। जब हमने टेक्स्ट फील्ड और वैल्यू फील्ड को साइन कर देना है कॉलम, उसके बाद हमने डाटा बाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं डाटा बाइंड की इंस्ट्रक्शन लिखूँगा और इसके बाद यहाँ पे अगेन डिपार्टमेंट में भी जब हमने टेक्स्ट फील्ड और वैल्यू फील्ड दे दिया, इसके बाद भी हमने डाटा को बाइंड करना है। अब इसको सेव करके मैं दोबारा से एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास, अब देखें कि हमारे पास डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन क्या होंगी, डाटाबेस से लोड हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं वो क्या हैं, डाटाबेस से लोड हो गई हैं। तो अब यहाँ पे जो मैंने 7 बनाई थी रोज़, वो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं
और अगर आप चाहते हैं कि आपको नई आने वाले वीडियोस टाइम पे मिलती रहें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहें और खुश रखें। थैंक यू वेरी मच।